सपना क्या है नरेश पारस का, जिसे वो सच करना चाहते हैं? मेरा सपना ये है कि किसी भी तरह से कोई भी निर्दोष व्यक्ति जेल में ना रहे, निर्दोष को कोई सजा ना हो, निर्दोष को कोई कैद में ना रखे। ये मेरा एक पहला सपना है। और दूसरा सपना मेरा ये है कि जो समाज के अंतिम पायदान का व्यक्ति है, जो झुग्गी झोंपड़ियों में रहने वाले बच्चे हैं, जो सड़कों में भीख मांगने वाले बच्चे हैं, इनके लिए भी कोई ऐसा शिक्षा का मंदिर बने जहां पर ये बच्चे पढ़ पाएं और समाज की तरक्की कर पाएं। नमस्कार, मैं हूं दुष्यंत और आपका स्वागत है डीसी शो में। हर बार की तरह आज भी हमारे साथ है एक और शानदार शख्सियत, एक ऐसे शख्स जिसे न घर की परवाह, न बाहर की परवाह, न दीन की परवाह, न दुनिया की परवाह, उसे परवाह है सिर्फ मानवता की। उन्होंने अपना जीवन, अपना विजडम, अपना नॉलेज, जो भी उन्होंने अर्जित किया है, सब कुछ झोंक दिया है उन्होंने मानवता की सेवा में। हमारे साथ हैं आज इस कोरोना काल के ऑक्सीजन मैन मिस्टर नरेश पारस। नरेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है डीसी शो में। जी नमस्कार। आप इतना ज्यादा काम करते हैं समाज सेवा में, और सुबह से लेकर रात तक यू आर कंटिन्यू इस तक, न खाने की परवाह, न सोने की परवाह, न बैठने की परवाह, फिर भी यू आर लुकिंग थोड़ा तरोताजा, फ्रेश। तो ये कमाल क्या है? आज आपका इंटरव्यू आपके दोस्त दुष्यंत प्रताप सिंह के साथ होना था, वो तरोताजगी दिख रही है या आप ऐसे ही रहते हैं हमेशा? नहीं, देखिए, ये एक तो आपका स्नेह है, स्नेह तो हमेशा ही तरोताजा रहता है। और बाकी के लोगों को जो मैं जिनके लिए मदद करता हूँ, जिनके लिए काम करता हूँ, उनकी दुआएं मेरे साथ में अक्सर रहती हैं, वो हमेशा मुझे तरोताजा रखती हैं। और कभी मुझे निराशा या ऐसा फील नहीं होने देता है कि मैं अब थक गया हूँ। तो ईश्वर का आशीर्वाद है इस तरह का, और आपका विशेष स्नेह है। और चूंकि आप इतने अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं, ऐसे लोगों को, ऐसी शख्सियतों को एक साथ रूबरू कराते हैं, देश के तमाम हिस्सों से जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं उनको आप एक आइकन के रूप में प्रदर्शित करते हैं, जहां लोग उनसे प्रेरणा लेते हैं और कुछ ना कुछ अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए कुछ काम कर रहे हैं। तो ये आपका प्रयास जो है वो काफी सराहनीय है, चाहे वो आपने अवार्ड के माध्यम से लोगों को प्रोत्साहित करने का किया हो, या फिर अब इस टॉक शो के माध्यम से जो आप प्रयास करें, काफी सराहनीय प्रयास है। आपके प्रयासों को और आपकी टीम को मैं नमन करता हूँ। थैंक यू। दोस्तों, नरेश पारस एक ऐसी धरती और एक ऐसी मिट्टी के रहने वाले हैं जिसे हम लोग ब्रिज क्षेत्र के नाम से जानते हैं। आगरा शहर में नरेश पारस रहते हैं, प्यार और मोहब्बत का शहर है। ताजमहल के बाद मैं समझता हूं, ताजमहल अगर खूबसूरती और प्रेम का प्रतीक है, तो उसी शहर में नरेश पारस मानवता के प्रतीक है। एक ऐसी खूबसूरत शख्सियत जिसे शायद ये इतना प्यार, इतना समर्पण, इतना सेवा भाव उस मिट्टी से विरासत में मिला है, उसको नरेश बहुत बखूबी निभा रहे हैं। तो नरेश, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे यही है कि आपको इस क्षेत्र में, समाज सेवा के क्षेत्र में जाने की प्रेरणा कैसे मिली? देखिए, ये एक बड़ा अच्छा सवाल है आपका। मुझे ध्यान है, जब मैं तीसरी क्लास में पढ़ता था तो मेरे घर के आसपास कुछ रिक्शे वाले रहते थे। और चूंकि उस समय न तो फोन हुआ करते थे, न कुछ रहता था, तो वो पढ़े लिखे भी नहीं थे। तो उनमें से एक रिक्शे वाला एक दिन मेरे पास में आया और बोला कि बेटा, आप पढ़ना जानते हो, आप पढ़ते हो, तो ऐसा करिए कि आप मेरे गांव के लिए एक चिट्ठी लिख दीजिए। तो सुनने में बड़ा अटपटा मुझे लगा कि चिट्ठी लिख दीजिए। मैंने कहा, मैं तो इतना पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ, कैसे आपकी चिट्ठी लिख दूंगा। तो बोला कि नहीं नहीं, जो तुम लिखोगे वो चलेगा। तो हुआ ये कि उसने फिर मुझे, मैं घर में गया और घर से एक चुपके से मैंने अपनी कॉपी का एक पेज फाड़ा और पेंसिल लेके मैं चला गया। तो अब उस रिक्शे वाले के घर में पहुंचा तो उसने चिट्ठी लिखने के लिए कहा, तो उसके पास में कुछ नहीं था। तो उसने मुझे एक थाली दे दी। उल्टी थाली करके फिर मैंने पेंसिल से उस पर उसकी चिट्ठी लिखने की कोशिश की। जो भी टूटे फूटे जिन शब्दों में मैंने उसकी चिट्ठी लिखी, तो उसने कहा कि ठीक है, अब ये चिट्ठी हो गई और मैं इसको डाल देता हूँ। तो उसने वो चिट्ठी बैरिंग करके वो डाल दी बिहार के लिए। अब कुछ दिन बाद उस चिट्ठी का जवाब आया, तो वो फिर मेरे पास में आया कि बोला, आपकी चिट्ठी पहुंच गई और उस चिट्ठी का कुछ जवाब भेजा है, तो आप ये चिट्ठी जरा पढ़ के मुझे सुना दो।
मैं उसके घर गया और मैंने वो चिट्ठी खोल के पढ़ के सुनाई उसे। मेरा पहला अनुभव था जब उसकी चिट्ठी को मैंने पढ़ा, क्योंकि इससे पहले न तो मैंने चिट्ठी कभी पढ़ी थी न लिखी थी। तो जब मैंने उसके गांव की जो दास्तां उसको बताई, तो उसके माँ बाप का जो प्यार था, जो उनके रिश्तेदारों ने जो लिखा था, वो दोनों पति पत्नी भावुक हो गए और मुझसे बोले कि ये एक अच्छा माध्यम था, आपके माध्यम से मेरी बात जो है परिवार तक पहुंच गई, परिवार की बात मुझ तक पहुंच गई। आज मैं उनको बहुत याद कर रहा हूँ। तो बोले कि मुझे अब जरूरत पड़ेगी तो मैं तुम्हें इसी तरह चिट्ठी लिखने के लिए बुला लिया करूंगा। तो फिर क्या था कि जब उसकी चिट्ठी लिख गई तो फिर उसने किसी और से कहा, फिर एक दूसरा रिक्शे वाला मुझे बुला के ले गया, फिर तीसरा बुला लेना। तो फिर एक दौर चल उठा और रिक्शे वालों में मैं पॉपुलर हो गया। वो मुझे चिट्ठी लिखने के लिए बुलाते थे, फिर पढ़ने के लिए बुलाते थे। तो उससे मेरा सफर शुरू हुआ और फिर धीरे धीरे करके फिर लोगों की मदद करना, और फिर मेरे उसमें जहन में बैठ गया और मैं तमाम तरह से छोटे मोटे प्रयासों से मैं लोगों की मदद करने लगा। जब मैं युवा अवस्था में आ गया तो फिर लोगों ने फिर गली मोहल्ले की और उनकी समस्याओं के लिए फिर मुझसे चिट्ठियां लिखवाने शुरू कर दिया। जो मैं लोगों की चिट्ठी लिखता था, अब वो एप्लीकेशन में तब्दील हो गई थी। अब मैं सरकारी अफसरों को और उनको चिट्ठियां फिर लिखा करता था, एप्लीकेशन लिखा था, लोग मोहल्ले के लोग आते थे, चिट्ठी लिखवाते थे, अपने सिग्नेचर करते थे और वो भेज देते। किसी के यहाँ पे पानी नहीं आ रहा है, हैंडपंप खराब है, या कुछ जो भी समस्या होती थी उसको लेकर वो चिट्ठियां भेज देते थे। तो वो सारी चीजें फिर प्रक्रिया का दौर शुरू हुआ और फिर धीरे धीरे करके वो लोगों की मैं मदद करता रहा। और फिर इसी बीच में मेरा प्रयास जो था वो लगातार फिर उसमें तब्दील होता रहा और फिर अंत में हुआ ये कि मैं कब उन दुख दर्दों का हमराह बन गया मुझे खुद नहीं पता चला। बड़ी प्यारी, और मुझे लगता है मैं मुंशी प्रेमचंद की कोई कहानी सुन रहा हूँ। बहुत खूबसूरत। अच्छा नरेश। हाँ, इसमें मैं और आपको जोड़ना चाहूँ। और एक मामला मेरे सामने ऐसा आया कि जिसने मुझे झकझोर के रख दिया। मामला ये निकल के आया कि एक महिला जो थी थाने के बाहर रो रही थी। तो बुजुर्ग महिला थी, मैंने उससे रोने का कारण पूछा तो उसने मुझे मना कर दिया, बोले कि दुनिया मेरी सुनती है लेकिन मदद किसी ने नहीं की, तो मैं नहीं बताऊंगी। मेरे बार बार उसे टटोलने पर फिर उसने मुझे बताया कि आज से 5 साल पहले मेरा एक बच्चा लापता हो गया था, फिर दूसरा बच्चा लापता हो गया, उसकी रिपोर्ट लिखाने लगी, पुलिस ने मुझसे पैसे मांगे, मेरे बच्चे की रिपोर्ट नहीं लिखी गई। तो धीरे धीरे करके एक ही साल में मेरे 3 बच्चे लापता हो गए और मैं थाने के चक्कर लगाती रही और मेरी किसी ने नहीं सुनी, मेरी रिपोर्ट दर्ज नहीं। तो ये जब सुना मैंने तो एकदम अंदर तक वेदना हुई कि एक महिला जिसके एक साल में 3 घर के चिराग चले गए और पुलिस इतनी असंवेदनशील है कि उसने इनकी रिपोर्ट तक दर्ज नहीं की। मैंने वो पूरा मामला राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में भेजा और वो मेरा पहला लेटर था। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने आगरा के एसएसपी को नोटिस जारी किया और उस महिला के बच्चों की रिपोर्ट दर्ज करने का आदेश दिया। एसएसपी के आदेश पर रिपोर्ट दर्ज हुई। रिपोर्ट दर्ज होने के बाद में पुलिस उसकी तफ्तीश में जुटी और कई शहरों में वो उस महिला को ले गए, मैं भी साथ में गया। आसपास के जिले, दिल्ली, हाथरस, जहां जहां उन्हें जाना था, लखनऊ, सब पुलिस की टीमें गई, लेकिन उन बच्चों का कोई अता पता नहीं चला। बच्चों की तलाश करते करते उन बच्चों का पिता जो था उसको कुत्ते ने काट लिया और वो इसका इलाज नहीं करा पा रहा, अंत में वो एक्सपायर कर गया। तो जब पूरा प्रशासन उसमें लग गया, पुलिस प्रशासन लग गया, फिर भी बच्चे को नहीं तलाश कर पाए, तो तब मुझे वेदना हुई कि काश ये महिला मुझे उस दिन मिल जाती जिस दिन इसके बच्चे खो गए थे। तो उस दिन शायद अपने प्रयासों से अगर रिपोर्ट दर्ज हो जाती तो शायद इनके बच्चे मिल जाते। तो वो जो दर्द था, वो दर्द मुझे कचोटता रहा और फिर मुझे लगा कि ऐसे दीन दुखियों की लोगों की मदद के लिए मुझे आगे। नरेश, आप आज बहुत सारे लोगों की आशाओं का केंद्र हैं। बहुत लोग आपके पास अपने दुख दर्द लेके आते हैं, आपसे उम्मीद लेके आते हैं, लेकिन व्यक्तिगत तौर पे मैं जानता हूं नरेश ने क्योंकि अपना जीवन ही एक तरह से समर्पित कर दिया, तो अपने लिए वो उतना नहीं कर पाए। आप एक बहुत मध्यम वर्गीय एक सिस्टम में अभी आपका जो इंटर सिनेरियो वो चल रहा है, लेकिन उसके बावजूद मैं देखता हूं आप हजारों लोगों की मदद करते हैं। तो आप ये जो फाइनेंशियल क्रंचेस या प्रॉब्लम्स जो आते हैं,
कैसे इससे लड़ते हैं, ये ऊर्जा कहाँ से लाते हैं और क्या आप कैसे इससे पार पाते हैं? देखिए अपना व्यक्तिगत परिवार चलाने के लिए मैं अन्य स्रोतों से अपना परिवार में चलाता हूँ, और उसी में से मैं अपना समय चुरा के लोगों की मदद करने का मैं प्रयास करता हूँ। और मेरा प्रयास ये रहता है कि मैं ऐसा काम करूँ जिसमें पैसे की आवश्यकता ना हो। मैं शारीरिक रूप से उनकी मदद करता हूँ। मैं ऐसा कोई काम नहीं करता हूँ जिसमें फाइनेंस की आवश्यकता होती है, जिसमें पैसे की आवश्यकता होती है। तो मैं तन और मन से लोगों की मैं मदद करता हूँ, जहाँ मुझे जाना होता है, जहाँ मुझे बात करनी होती है, तो वो मैं उनकी पूरी यथासंभव उनसे मदद करता हूँ। उसमें मैं प्रयास करता हूँ किसी तरह से मेरी जेब का पैसा खर्च ना हो, लेकिन इतना जरूर रहता है कि कभी ना कभी भाग दौड़ में उनके लिए जाना, पेट्रोल खर्च करना, तो कहीं ना कहीं एक हिस्सा जो है उसमें चला जाता है। तो लेकिन उसके बावजूद जो ऊर्जा है वो ऊर्जा मुझे उससे मिलती है जब किसी दीन दुखी की मदद हो जाती है, और जब उसका काम हो जाता है, जो दुआएं देता है उसके पास में देने के लिए और कुछ नहीं है, सिर्फ दुआएं हैं। और जो वो दुआ देता है तो मुझे शाम को इतना आत्म संतुष्टि होती है कि वो सारी जितनी भी मैं कमाई करूंगा, जो पैसे से जो कमाई होगी, जो पैसे से सुख मिलेगा, वो शायद सुख पैसे से ना मिल पाए, उनकी मदद से मुझे मिल जाता है। तो वो ऊर्जा से मैं एकदम लवरेज रहता हूँ। ये यही कारण है कि कई बार लोगों की मदद करते करते मैं सिस्टम का भी दुश्मन बन जाता हूँ, और वो तरह तरह से मुझे प्रताड़ित करने का प्रयास करते हैं। तमाम उन्होंने खूब प्रयास भी किए मुझे डराने के, धमकाने के, और लेकिन यही उन्हीं की दीन दुखियों की दुआओं का ये करिश्मा है, मैं आज आपके सामने हूँ। और इतनी परिस्थितियों से, विषम परिस्थितियों से पार पाने के बावजूद आज मैं लोगों की मदद के लिए खड़ा हुआ हूँ। ऐसा शख्स जिसका वर्चुअल बैंक अकाउंट, जिसका पर्स विशेष से, ब्लेसिंग से, दुआओं से भरा हुआ है, लेकिन क्या कभी नरेश पारस के अपने परिवार के जो सदस्य हैं, आपकी धर्मपत्नी, आपके बच्चे, क्या कभी उन्हें ये शिकायत नहीं होती, आपसे नहीं बोलते कि पापा आप थोड़ी मेहनत अगर हमारे एस्टेब्लिशमेंट के लिए करते तो हम लोग वी आर ऑन बेटर पोजीशन? तो क्या कभी ये कमी जो है, ये कभी कभी आपको ऐसा एम्बैरसिंग कभी सालती है अपने की, यार ये शायद ऐसा है कि जो मुझे करना चाहिए था, ऐसा लगता है? देखिए शुरुआत में जब ये था तो थोड़ा सा विरोध भी हुआ था। वाइफ ने कहा था कि अपना जीवन क्यों बर्बाद कर रहे हो, उससे कुछ मिलना जुलना है नहीं। आजकल लोग मदद करते हैं, उनको उसके बदले में सिर्फ और सिर्फ ताने मिलते हैं, कुछ नहीं मिलता है। इससे आप अपने परिवार के लिए आप समय दीजिए, परिवार की आप मदद कीजिए, बच्चे हैं उनकी पढ़ाई लिखाई, उनके भविष्य के लिए आप प्रयास करिए। तो उन्होंने काफी कहा मुझे, लेकिन क्या कि मैं उसमें लगातार करता रहा, और फिर पत्नी को भी लगा कि अब ये नहीं मानने वाले हैं, और वो भी मेरे साथ हो गई। जब मैं किसी काम को करता था, तो मान लीजिए कोई दीन दुखी की मैं मदद कर रहा हूँ, तो शाम को मुझे वो अपडेट लेने लगी कि उस केस में क्या हुआ, उस महिला का क्या हुआ, उस आदमी का क्या हुआ जिसकी आपने मदद की थी। तो मैंने कहा अरे कि आपने तो मुझसे मना कर दिया था। कहने नहीं, ऐसा है कि जो हमें जाए, जो अभावों में भले ही जी लेंगे, लेकिन ये आप जो काम कर रहे हैं उसको काम को करते रहिए, क्योंकि हर आदमी का अपना कर्तव्य रहता है। सरकारों का अलग कर्तव्य है, लोगों का अलग कर्तव्य है, सामाजिक कार्यकर्ता का भी एक अपना कर्तव्य है। आपने जब बचपन से इस तरह से लोगों की मदद की है, तो मैं नहीं चाहती हूँ कि आपके इस क्रम को टूटे और ये लगातार चलता रहे। बस ये है कि हमारे जिंदा रहने के लिए बस थोड़ा सा प्रयास करते रहिए, बाकी का सारी कुछ सब कुछ ठीक ठाक होगा। अब बच्चे भी जब हो गए हैं तो बच्चे भी देखते हैं, तो बच्चों को भी प्राउड महसूस होता है कि बच्चे कहते हैं कि पापा आप सही काम करते हैं। इससे कम से कम हमें कहीं किसी के सामने नजरें नीची नहीं करनी पड़ती हैं। अगर आप पैसा कमा भी रहे होते और हमारे पास में सारी सुख सुविधाएं होती और आप गलत तरह से पैसा कमाते, तो कहीं ना कहीं हमारी नजरें नीची होती। तो इससे हम अपने आप को आत्मसम्मानी महसूस करते हैं। आप करते रहिए, जो भी होगा ईश्वर कभी ना कभी हम लोगों के बारे में भी देखेगा। जब आप दूसरों की मदद करें तो ऐसा नहीं है कि ईश्वर आपको भी इस तरह छोड़ देगा, सब सब अच्छा होगा। तो ये अब परिवार की स्थिति बन गई है। जब मैं अब मैं बात करता हूँ, किसी से भी बात करता हूँ, तो उनकी भी उत्सुकता रहती है
कि आखिर में ये चल क्या रहा है, क्या परिणाम रहा। तो ये ये सामाजिक कार्यकर्ता, ये आरटीआई कार्यकर्ता, ये एक बहुत ही खूबसूरत और मर्मस्पर्शी संवेदनशील दिल का राजा नरेश पारस। एक एक बड़ा सपना क्या है नरेश पारस का, जिसे वो सच करना चाहते? मेरा सपना ये है कि मेरे सामने 2-3 ऐसे जो उदाहरण थे, जो घटनाएं घटी, इन्होंने मुझे अंदर तक झकझोर दिया। एक मैं दोनों घटनाएं आपके सामने साझा करना चाह रहा हूँ। एक लड़की थी जो नारी निकेतन में पिछले 9 सालों से बिना किसी जुर्म की सजा काट रही थी। मुझे भरोसा नहीं हुआ कि हाँ कोई ऐसा हो सकता है कि जो बिना जुर्म की कोई सजा काट रहा हो। जब मैंने उसमें आरटीआई डाली, पहली आरटीआई मेरी वहीं से थी, उस आरटीआई में मैंने उस लड़की के जुर्म के बारे में पूछा तो वहां स्पष्ट बताया गया कि ये लड़की 14 साल की अवस्था में सड़क पर घूमती हुई मिली थी और इसे एसडीएम के सामने पेश किया। एसडीएम सामने से नैतिक संकट के आधार पर यहाँ बंद कर दिया। तो भारत में नैतिक संकट ऐसा कौन सा जुर्म था जिसकी सजा 1 साल 2 साल नहीं, 3 नहीं 9 साल हो गई। 9 साल भी उस नाबालिग लड़की को पहले उसकी मर्जी के विरुद्ध कैद कर दिया गया, उसे जेल में डाल दिया गया और उसको यातनाएं दी जाती रही और उसको जेल से बाहर नहीं निकलने दिया गया। तो तब ये जब आया तो उसके लिए, उस लड़की को आजाद कराने के लिए मैंने प्रयास किया। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को लिखा, आयोग की टीमें भी वहां आई, आगरा के डीएम को वहां पेश किया गया, तलब किया गया और सारी चीजें लगी। दोषी पाया गया उसको जहां संस्थान में रह रही थी। अब जब मैं उसकी आजादी के लिए बात करता था तो मेरे ऊपर तमाम तरह के आरोप उन्होंने लगाए। पुलिस में उन्होंने कंप्लेंट की, पुलिस में बुला के मुझे हतोत्साहित किया, मेरे ऊपर मुकदमा दर्ज करने का प्रयास किया। तो हालांकि उस लड़की को न्याय दिलाने के लिए, आजाद कराने के लिए मैं कई साल तक लड़ता रहा, उसके लिए आंदोलन किए, धरना प्रदर्शन किए, शासन प्रशासन को भी लिखा और अंत में 2 साल बाद उस लड़की को मैं वहां आजाद करा पाया। उसको कानपुर मैंने भिजवाया। वहां जिस लड़की को ये पागल बताते थे, मानसिक रोगी बताते थे, उस लड़की की कानपुर में एक सेविका के रूप में नौकरी लगी, मार्केटिंग करने लगी। वहां उसकी एक लड़के से मुलाकात हुई तो संस्थान ने उस लड़के की शादी कराई। उसमें शादी करा के मुझे 1 साल बाद जब ये जवाब आया तो वो भी मुझे आरटीआई के माध्यम से आया कि उस लड़की की शादी करा दी गई है और वो अब सुखी विवाहित जीवन जी रही है। हालांकि वो लड़की मुस्लिम थी, मुस्लिम समुदाय से थी और मैं हिंदू था। मैं उसके लिए लड़ाई लड़ता रहा 2 साल, बिना देखे बिना मिले मैं उसकी लड़ाई लड़ता रहा, उसको न्याय दिलाया और उसके बावजूद भी मैंने उसे देखा नहीं। तो ये एक मैसेज जो था कि जो आज धर्म के ठेकेदार बनते हैं, जो धर्म के नाम पर एक दूसरे से लड़ते झगड़ते हैं, एक दूसरे के धर्म को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, उनके लिए एक करारा जवाब था। तो मैंने उस लड़की को वहां अपने रिहेबिलिटेट किया, परिवार में मिली, आज वो सुखी विवाहित जीवन जी रही है। हालांकि उसके बावजूद भी मैंने उस लड़की से मिलना उचित नहीं समझा, क्योंकि बहुत सारा दर्द था। अगर मैं उससे मिलता तो वो जाहिर हो जाता और वो, हालांकि उस लड़की को भी पता नहीं होगा कि मैंने उसके लिए ये जंग लड़ी है, तो सारे घाव हरे हो जाते। तो मैंने इसलिए उसको नहीं मिला। तो यहाँ से मुझे एक ये वेदना हुई कि किसी भी तरह से कोई भी निर्दोष व्यक्ति जेल में न रहे, निर्दोष को कोई सजा न हो, निर्दोष को कोई कैद में न रखे। ये मेरा एक पहला सपना है। और दूसरा सपना मेरा ये है कि आगरा में ही कुछ बच्चे सड़कों पर भीख मांगते थे, उन बच्चों को मैंने भीख मंगवाना छुड़ाया। उनके परिवार से मैं मिला कि आप इन बच्चों को स्कूल में दाखिला कराइए। तो पहले तो उन्होंने मना किया, बोले कि हमारे समुदाय में आज तक कोई स्कूल नहीं है, तो ये कैसे जाएंगे। तो किसी तरह से मैंने उनको समझाया बुझाया, तो एक परिवार 3 बच्चों के साथ में राजी हुआ। मैं उनको स्कूल में दाखिला कराने के लिए ले गया। तो सरकारी स्कूल में हेडमास्टर ने ये कहा कि इन बच्चों को दाखिला नहीं मिलेगा क्योंकि ये गंदे हैं, इनमें से बदबू आती है, आप ले जाइए। मैंने जब दोबारा उस समुदाय में ले गया तो मैंने उनसे बात की, तो वो समुदाय के लोग कहने लगे, साहब साफ सुथरा तो खैर हमारे बस की बात नहीं है, क्योंकि हमारी मानसिकता ये है कि जितने ज्यादा गंदे रहेंगे उतनी ज्यादा भीख मिलेगी, तो आप ये काम तो छोड़िए। लेकिन मैंने जबरदस्ती उन बच्चों को अपने हाथों से साबुन लगा के
नलाया, उनकी गंदगी साफ की, कंघी करी, और अगले दिन उन 3 बच्चों को स्कूल के दरवाजे पे मैं लेके पहुंचा कि इनका आप दाखिला करा दीजिए। तब उन हेडमास्टर साहब ने मुझसे पूछा कि इन बच्चों की जाति क्या है। तो मैंने कहा मैं नहीं जानता हूँ बच्चों की जाति क्या है, मुझे तो ये है कि ये भीख मांगते थे, झोंपड़े पट्टियों में रहते हैं, मैं चाहता हूँ कि इनको भी शिक्षा मिले। तो बोले कि हो सकता है तो ये हरिजन होंगे, ऐसा हो सकता है, तो साहब इनका दाखिला नहीं हो पाएगा, आप इनके लिए सर्टिफिकेट वगैरह, आप जाति प्रमाण पत्र और वो सब लाइए तब दाखिला होगा। इसको लेकर मैंने शासन प्रशासन को चिट्ठियां भेजी, मांग की कि इन बच्चों का दाखिला दिलाया जाए, लेकिन सभी नाकाम रहे, इन बच्चों को दाखिला नहीं हो पाया। जब सारी जगह से निराश हो गया तो मुझे लगा कि अगर इन बच्चों का दाखिला नहीं हो पाया तो इस समुदाय में से कोई भी स्कूल नहीं जा पाएगा, कोई भी नहीं पढ़ेगा। अब 3 बच्चों के साथ में 7 बच्चे हो गए थे जो स्कूल जाना चाहते थे। तो मैंने फिर शिक्षा भवन के पास में, जहाँ शिक्षा विभाग के सारे अधिकारी बैठते हैं, DIOS बैठते हैं, AD बेसिक बैठते हैं, सारे अधिकारी बैठते हैं, वहां उस विभाग में मैं गया जहां पर वो गाड़ियां खड़ी करते हैं, जहाँ पार्किंग होती है, उस पार्किंग में मैंने ब्लैक बोर्ड, चार्ट पेपर लगा के, फर्श बिछा के इन बच्चों को मैंने पढ़ाना शुरू किया। जब इन बच्चों को पढ़ाना शुरू किया तो देखते देखते उसी समुदाय के और बच्चे आ गए, उनके माँ बाप आ गए, और देखते ही देखते फिर वो सब पढ़ने लगे। संख्या काफी हो गई थी, परिवार के लोग भी आ गए थे, बच्चों की भी संख्या हो गई थी। अब उनके मन में, सब में शिक्षा का अंकुर फूट चुका था, सब चाहते थे कि हम स्कूल में जाएं। अब इधर चूंकि 7 बजे मैं पहुंच गया, 10 बजे के बाद में अफसरों का आना जाना हुआ, तो उन्होंने मुझे धमकाया, बोले कि आप यहाँ बोरियां बिस्तर समेटिए यहाँ से, ये बच्चे यहाँ नहीं पढ़ेंगे, इनको स्कूल ले जाओ। मैंने, सर इनके लिए अगर स्कूल होता तो मुझे क्या जरूरत थी इनको यहाँ पढ़ाने की, मैं स्कूल में नहीं ले जाता। और सर आप मेरी इसको विनम्रता समझिए कि आज मैं यहाँ पार्किंग में पढ़ा रहा हूँ, आज पार्किंग में पढ़ा रहा हूँ, अगर इनको दाखिला नहीं मिला तो कल आपके दफ्तर में पढ़ा। तो फिर उनमें फिर खलबली मची, फिर अधिकारी और आए, फिर उन्होंने मुझे रोकने का प्रयास किया। फिर इसी बीच में फिर मीडिया आई, मीडिया ने लाइव टेलीकास्ट किया, तो तब फिर प्रशासन जुटा वहां पर, फिर AD बेसिक आए और बोले कि आप स्कूल में ले जाइए और मेरा नाम ले दीजिएगा, इन बच्चों का दाखिला हो जाएगा। मेरी, सर नहीं, अगर आपको दाखिला कराना तो आप मेरे साथ में चलिए। तो AD बेसिक मेरे साथ में गए, स्कूल में गए, और उसी दिन 36 बच्चों का दाखिला हुआ। आज वहां से करीब 70 बच्चे उस झुग्गी झोंपड़ी से बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं। उनमें से कई बच्चों को आज इस बार 10वीं की परीक्षा देंगे। वो बच्चे जिनको दोष दे दिया जाता था, उनको कहते थे ये गंदे हैं, बदबू आती है, ऐसे बच्चों को मैंने स्पोर्ट्स में निकाला, मैंने शिक्षा में निकाला, मैंने उनको थिएटर सिखाया, मैंने उन्हें डांस सिखाया, और आज वो बच्चे आगरा के ताज महोत्सव में भव्य मंच पर अपनी हर साल प्रस्तुति देते हैं, सूर सदन जैसे मंच पर अपनी प्रस्तुति देते हैं। उन बच्चों की आज झुग्गियों में आप देखें गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल और तमाम सर्टिफिकेट उसमें मिल जाएंगे। तो मेरा एक सपना यही है कि जो समाज के अंतिम पायदान का व्यक्ति है, जो झुग्गी झोंपड़ियों में रहने वाले बच्चे हैं, जो सड़कों में भीख मांगने वाले बच्चे हैं, इनके लिए भी कोई ऐसा शिक्षा का मंदिर बने जहां पर ये बच्चे पढ़ पाएं और समाज की तरक्की कर पाएं। आपको मैं बहुत नजदीक से जानता हूं और लकीली मैं भी उसी शहर का रहने वाला हूं, आगरा का। मेरी आगरा के बहुत प्रबुद्ध लोगों से, समाज सेवियों से, पत्रकारों से बात होती है लेके किसी भी डेवलपमेंट को, तो दबे मन से या मुक्त मन से सभी स्वीकार करते हैं कि आगरा में जितना भी, चाहे वो मिनिस्टर्स हों, चाहे विधायक हों, MP हों, मेयर हों, कोई भी काम नहीं करता। इवन अशिक्षा और जो इनका जो विजडम है वो इतना सब गिर गया है कि ये जिस क्षेत्र में रहते हैं उस क्षेत्र में इनके घर के आसपास 50 मीटर के आगे भी सफाई नहीं है, नालियां तक रुकी पड़ी हैं, पूरा गंदा है सब जगह, कोई सिस्टम नहीं है। उस शहर में मैं समझता हूं मुश्किल से 2 या 3 ही लोग हैं, उनमें से आप शायद सर्वोच्च स्थान रखते हैं, जो एक समाज में संचेतना की अलग जगह है। तो क्या नरेश पारस को ये कभी नहीं लगता कि उनको भी इस सिस्टम में घुस के वो शायद अपना काम और ज्यादा बेहतरी से कर सकेंगे? वो एक निर्दलीय चुनाव लड़े कॉर्पोरेटर का, जिससे कि उनके पास कुछ अधिकार होंगे तो वो और ज्यादा ताकत से लोगों की मदद कर सकेंगे। तो क्या आपको ऐसा नहीं करना चाहिए कि आप उस सिस्टम में घुस के सिस्टम को क्लीन करने की कोशिश करें, जैसे कि दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी ने किया?
तो क्या ऐसा संभव नहीं है? देखिए, ये आप बात तो बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि अगर थोड़ी सी शक्तियां होंगी तो ज्यादा बेहतर काम कर पाएंगे। और चूंकि अरविंद केजरीवाल जी ने ये कर दिखाया भी है, वो एक एक्टिविस्ट हैं, उनके साथ में मैंने भी आरटीआई पे काम किया है, और कई बार चाहे वो लोकपाल बिल हो या किसी और मुद्दे पर मुझे उनके द्वारा बुलाया गया था हर बार उस पर डिस्कस करने के लिए। मैं उनकी टीम का भी हिस्सा रहा हूँ। ये बात बिल्कुल सही कह रहे हैं कि आप सिस्टम में घुस के ज्यादा हम मदद कर पाएंगे, लेकिन इस पूरी की पूरी प्रोसेस में कहीं ना कहीं धन बल है वो इसमें आगे आता है। और राजनीति में जो लोग पहले से जो मौजूद हैं वो इतने करप्ट हो चुके हैं कि वो किसी भी हद तक गिर सकते हैं अपनी वाहवाही करने के लिए। नए आदमी को सरवाइव करने के लिए बड़ी मशक्कत करनी पड़ती है। जिस तरह से मैं देख रहा हूँ, ये लोग नहीं काम करते हैं और मैं काम कर रहा हूँ, तो मुझे जिस तरह से ये हतोत्साहित करने का प्रयास करते हैं, तो कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है कि अगर इनके सिस्टम का अगर पार्ट बनते हैं तो जो लोगों का जो विश्वास है वो विश्वास टूटेगा, और फिर उसमें ये लगेगा कि सब इनका उद्देश्य यही था, उनका उद्देश्य यही था कि आप राजनीति में जाएंगे या फिर कुछ करेंगे। तो ये जो लोगों की जो भावनाएं हैं तो वो कहीं ना कहीं उसमें विच्छेदित होंगी। और चूंकि जिन लोगों से मैं जुड़ा हुआ हूँ, जो जमीन से जो लोग जुड़े हुए हैं, आज भी अगर वो कहीं जाते हैं, मैं उन लोगों को ले जाता हूं तो वो उनके दफ्तर में जाने से पहले अपनी चप्पलें उतार देते हैं और उनको दुत्कार के भगा भी देते हैं। तो ये क्या है कि कहीं ना कहीं उनकी आत्मसम्मान के साथ में समझौता नहीं होगा, जो मुझे नहीं लगता कि ये मैं उसमें करवा पाऊंगा। मैं, हाँ, अगर ये है कि जो जनप्रतिनिधि हैं या कॉर्पोरेट सेक्टर के जो लोग हैं, वो लोग अगर मदद के लिए हाथ बढ़ाएं तो काफी इस तरह से इसमें बदलाव हो सकता है। मैं आपका जो फीलिंग्स है, आपकी जो चीजें हैं उनको समझता हूँ। और मैं क्योंकि बहुत ट्रेवल करता हूँ, तो और मैं ऑलमोस्ट कई मुख्यमंत्रियों से, प्रधानमंत्रियों से, इन सब से मेरी मुलाकात होती है, लेकिन मुझे मैक्सिमम लोगों में जिनको कि आप बोलिए कि किसी अवसरवश या उनकी धूर्ततावश या उनकी चालबाजीवश या एक समूह में रहते हैं, जैसे कि समूह में जाते हैं, डकैतों का एक समूह था तो वो डकैती डालने जाते हैं, एक आदमी डकैती करने तो घर वाले ही मार लेंगे उसको, तो समूह का फायदा उठा के और वो उस पद पे विराजमान है। मैंने देखा है कि मानवता उनमें रंच मात्र भी नहीं है, और कई बार मैंने खुद इसको अनुभव किया है। तो हमारी ये विश है कि आप जो मानवता की अलख हिंदुस्तान में आप जैसी महान विभूति ने जो जगाई हुई है, जो अलग एक लगाई हुई है, लोगों में एक लॉ लगाई हुई है कि नहीं, संभव है पॉजिटिविटी, तो वो पॉजिटिविटी इसी तरह से बनी रहे, इसी तरह से आप समाज सेवा में लगे रहें, लोगों के काम आते रहें। हम लोग जितना भी आपका उत्साहवर्धन, आपकी प्रशंसा मुक्त कंठ से, सच्चे मन से कर सकते हैं, वो हमेशा करते रहें। और सीढ़ी दर सीढ़ी हम आपको उत्तर उत्तर प्रगति की ओर देखते जाएं। आज जहां ये ब्रज क्षेत्र या उत्तर प्रदेश के लोग नरेश पारस की तरफ बहुत एक सकारात्मक और एक आशा भरी दृष्टि देखते हैं, मैं चाहूंगा एक दिन पूरा हिंदुस्तान और विश्व के लोग नरेश पारस की तरफ एक बहुत ही सकारात्मक दृष्टि से देखें। आपने अपना समय दिया नरेश, हम बहुत बहुत हार्दिक आभारी हैं आपके। बहुत जल्द फिर किसी और मंच पे आपसे ऐसी मुलाकात होगी, व्यक्तिगत मुलाकात होगी। और यहाँ मैं एक बात का जिक्र मैं जरूर करना चाहूंगा, मैं उसे अपने जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि मानता हूं। जब मेरी आपसे पहली बार मुलाकात हुई थी तो आप मेरे लिए एक पेठे का डब्बा लेके आए थे। उस मिठाई को मैं अपने जीवन की अब तक के सफर की, हो सकता है आगे कुछ और अच्छा हो जाए, अब तक के सफर की सबसे खूबसूरत, सबसे प्यारी डिश मानता हूं, क्योंकि वो मिठाई एक बहुत ही ईमानदार शख्स ने बहुत ही प्रेम से, बहुत ही सच्चे मन से और मुझे दी थी। तो वो मिठाई मेरे लिए अनमोल है बिल्कुल। मैंने खूब दुनिया भर की व्यंजन है, डिशेस खाई, लेकिन जो स्वाद आपके उस पेठे में था वैसा स्वाद मुझे आज तक कभी लगा नहीं। और वो पेठा मैंने 1 महीने में खाया था, मैंने घर आके दिया, मैंने कहा ये पेठा बहुत एक अच्छे आदमी ने दिया। तो आपकी सच्चाई, आपका विजडम, आपकी नैतिकता ऐसे ही बनी रहे। थैंक यू सो मच, आप आए। दोस्तों, ये थे नरेश पारस,
अगली बार फिर मुलाकात होगी एक और शानदार शख्सियत से। तब तक के लिए देखते रहिए डीसी शो।